Evening. Assalamu alaikum. How are you, all of you? कैसे हो आप सब? Let you join the meeting as early as possible. Hello. Hi, Isha. Hi, Varsha. Hi, Ranjana. How are you? Hope all of you are fine. I'm also fine. Just waiting for yours. So let me start today's session. Hi, Abhishek. Hi, Megha. चलो, मे बी ऑल ऑफ यू आर देयर. सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा रक्षाबंधन. नाउ वी विल कम टुगेदर फॉर हियर. अब हमारा जो ये टॉपिक है बहुत इजी और बहुत सिंपल सा, जिसको आप कंसंट्रेट यहाँ पे दे दोगे तो बहुत इजी लग जाएगा. ठीक है. हाय मीनू. सो लेट वी स्टार्ट टुडे सेशन. मैं बैक आकर देखती जाऊंगी जैसे जैसे जो भी कुछ डाउट है, जो भी क्यूरीज है. ओके. सो मैंने आप लोगों को डिमांड स्टार्ट किया था, तो लेट वी स्टार्ट द डिमांड. देख लेते हैं डिमांड का. हमने मार्केट डिमांड भी हमने देखा था. टाइप्स ऑफ डिमांड पर आ गए थे. कॉम्प्लीमेंट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी देख दिया था. एडवर्टीजमेंट, टेस्ट हैबिट. हाँ, अभी यहाँ पर एक बार मैं छोटा सा रिपीट कर दूंगी. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हम लोग देख लेते हैं. अगर इंसान की इनकम जो रहती है वो उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है. अगर मैं ज्यादा कमाऊंगी तो ज्यादा प्रोडक्ट लेने की कैपेसिटी रखती हूँ, और अगर मैं कम कमाऊंगी तो कम चीजें लेने की कैपेसिटी रखती हूँ. तो इन द सेंस, अगर मेरी इनकम है, अभी मैं 25,000 कमा रही हूँ, मैं बोलूंगी कि मुझे मर्सिडीज में जाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल. मैं ऑटो रिक्शा या फिर ओला उबर से जा सकती हूँ. सो इनकम डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि हम किस चीज की डिमांड कैसे कर सकते हैं. तो आय यानी मेरी इनकम से डिपेंड करता है कि मैं किस चीज की डिमांड करूंगी. नाउ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. इफ द सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, देन द पीपल विल डिमांड इट अ चीपर सब्स्टिट्यूट गुड देन द कॉस्टली गुड. फॉर एग्जाम्पल, शुगर और जैगरी. अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोगों का कॉन्सेंट्रेट स्वीटनेस के लिए किस पे जाएगा? गुड़ के ऊपर जाएगा, जिसे हम खाते हैं. Price of a complementary good. Change in the price of a one commodity will affect the demand of a other commodity. अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर नहीं, फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? घर पे होने वाली कार को. लोग जो है सोचेंगे कि हम लोगों को अगर पेट्रोल डाल के यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो वी विल प्रेफर द सम ऑटो रिक्शा. वो हमको चीपेस्ट रेट में पड़ेगा, बिकॉज कार के मतलब मेंटेनेंस भी कवर करना होता है, फ्यूल को भी मेंटेन करना होता है.
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कार के ऊपर उसका इम्पैक्ट गिरेगा। नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ रही हूँ मैं, लेट मी सी। किसी को डाउट आएगा ड्रॉप बॉक्स में चैट करो, फिर मैं उसको आगे कंप्लीट कर लूंगी। ओके। Nature of the product. If a commodity is a necessity and it is used to unavoidable, then its demand will be continue to the same irrespectively. Corresponding. For example, medicine, natural product. मतलब कि कंपलसरी हमारी इनकम चाहे कम हो चाहे हमको ज्यादा हो, अगर इफ वी हैव अ पेशेंट, लाइक अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसकी मेडिसिन कंपलसरी है, तो इट इज नॉट क्योरेबल, तो हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। पॉपुलेशन जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा वहां पर क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। शादी का घर, वहां पर अगर आप कोई एक चीज लेकर चले जाओ स्नैक्स आइटम, तो सारे लोग टूट पड़ेंगे एक साथ खाने, अरे लाओ लाओ लाओ, भूख लगी, हम भी खाते इंजॉय करते टाइम। अगर वही चीज अगर आप सिंगल रूम में लेकर बैठे हो तो उसकी कोई डिमांड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एक प्रोडक्ट की साइज, मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है डिपेंड करती है साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे। एक्सपेक्टेशन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तब भी हम प्रोडक्ट को ये खरीदने में जल्दी करते हैं या देर करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन होता है कि हमने सोचा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। हम लोग को कभी कभी दिया रहता है ना कि अभी इसका आगे जाके अनियन का प्राइस बढ़ने वाला है, टमाटो का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम पहले ही उसको क्या कर सकते हैं, कवर अप करते हैं। एडवर्टीजमेंट देखकर जाना, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह के आप जो देखते हो, फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट, वो देख के प्रोडक्ट खरीदते हो। लॉरियल का शैम्पू का एडवर्टीजमेंट, वो आप देख के खरीदो। टूथपेस्ट, आपके टूथपेस्ट में नमक है, कोई पेप्सोडेंट यूज करता होगा, कोई सिबा का यूज करता होगा, कोई मैक्स फ्रेश यूज करता होगा। जिसको जो एडवर्टीजमेंट अच्छी लगती होगी वो उस तरह का टूथपेस्ट यूज करता है। Taste habit and fashion. Taste habit of a consumer influence the demand of a commodity. If a consumer like a talks commodity of a X price of a commodity, यानी स्वाद, ये डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर। अगर मुझे जो है पार्ले बिस्किट पसंद है तो मैं पार्ले बिस्किट ही खरीदूंगी। आप लोगों के साथ जा रही हूँ, कोई कोई रहता है चूजी रहता है ना। अगर मैं जैसा चाय लवर हूँ, अब मुझे कॉफी कैफे डेफे में भी लेकर गया आप, तो भी मैंने क्या प्रीफर किया, मैंने चाय ही प्रीफर किया। क्यों? क्योंकि मुझे चाय चाहिए था, है ना। तो मेरा टेस्ट जो प्रेफर करता है फैशन, मैं बुर्का पहनना पसंद करती हूँ, तो मेरा फैशन है कि बुर्का। ओके। Now, Giffen paradox. It is the most important. Inferior goods or the low quality goods are the those good those demand does not rise even if the price fall. And the demand decrease when the price of the such commodity fall. Sir Robin Giffen observed this behavior in England in the relation of to bread. देखो जिफन पैराडॉक्स ने मतलब एग्जांपल दिया। आपने देखे होंगे अमेरिका वगैरह में कोई चपाती या रोटी नहीं खाता है, वो लोग स्लाइस ब्रेड वगैरह यूज करते हैं। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उस स्लाइस ब्रेड का प्राइस कम हो या ज्यादा हो। वो रेगुलर हैबिचुअल है कि उनको वो खाना है, मतलब खाना है, तो उसकी कीमत बढ़ जाए या उसकी कीमत कम हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे, लेंगे, मतलब लेंगे ही। मांग के नियम के उपवादन निम्नलिखित है। जिफेन का विरोध भाषण। हानि वस्तु या निम्न गुण वाली वस्तुओं के वस्तुएं हैं जिनकी कीमत गिरने पर भी मांग की वृद्धि नहीं होती। कई बार ऐसी वस्तुओं की कीमत गिरने पर मांग घट जाती है। इंग्लैंड में ब्रेड के संबंध में सर रॉबर्ट जिफेन ने इस व्यवहार का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा है कि जब ब्रेड की कीमत में गिरावट आई तो लोगों ने अपनी वास्तविक आय या क्रिया शक्ति में वृद्धि के कारण अधिक खरीदी नहीं की। वे मांग जैसे शिष्ट वस्तु खरीदना पसंद करते थे। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। यहाँ तक क्लियर है? ये हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ। प्रेस्टीज गुड्स मतलब एक्सपेंसिव गुड, लाइक अ डायमंड, जैसे कि हम लोग मतलब बहुत अमीर है, धीरू भाई अम्बानी, जैसे उनकी वाइफ अनिल सॉरी नीता अंबानी, तो वो रेगुलरली जो रेगुलर ड्रेस खरीदती वो दोबारा से रिपीट नहीं करती। Speculation. The law of demand does not hold true when people expect the price rise still in the future. In case all the price have a rise today, consumer will demand more in the anticipate or the future rise in the price. For example, जैसे ऑयल का प्राइस, जैसे मैंने बताया ना कि अभी आगे जाके मुझे पता चला कि दिवाली आने वाली है, तो घी का वैल्यू, ऑयल का वैल्यू राइज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करके रख लेंगे। प्राइस इल्यूशंस, हमको अंदाजा होगा एक कंज्यूमर हैव इल्यूशन एट हायर प्राइस।
आगे जाके हमको पता चलता है, जैसे गोल्ड का रेट आगे जाके पता चलेगा कि बढ़ने वाला है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स का रेट बढ़ने वाला है, तो हमको इल्यूशंस होता है कि बाबा अब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है या मार्केट में इस कंपनी ज़्यादा रनिंग कर रही है, तो आज इसका शेयर्स का वैल्यू लेस है, लेकिन आगे जाके कल ये रन कर लेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इग्नोरेंस, कभी-कभी हम इग्नोर कर देते हैं, अरे सेल लगाए चलो जाते, सेल लगाए चलो नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। पता चलता है कि सेल में वो चीज़ सस्ती में रहती है बाकी के टाइम से, एज़ कंपेयर टू द दैट थिंग। इट इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस। हैबिचुअल गुड्स, लाइक जैसा जो सिगरेट हैबिचुअल हो जाते हैं, जो टबैको हैबिचुअल होते हैं, उनको वो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। जैसे मैं टी लवर हूँ, मुझे टी चाहिए मतलब चाहिए। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमने देखा था, इनकम, क्रॉस और प्राइस। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, प्लीज लेट मी नो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाते इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इट इज रेफर टू द डिग्री रिप्रेजेंटेटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड चेंज इन द इनकम ओनली। यानी क्वांटिटी, देखो पहले तो हम लोग को इनकम का क्या स्लाइड दे रहा है हम लोगों को कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनकम अगर इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे डिमांड में हमारी चीजों में इंप्रूवमेंट होती जाएगी। जैसे कि मैंने बताया आज मैं 25,000 रुपये कमा रही हूँ तो मैं ऑटो रिक्शा में जाना पसंद करती हूँ। जब मैं 25 लाख रुपए कमाऊंगी तो मैं मर्सिडीज में जाना पसंद करूंगी। तो डिमांड ऑफ द prestige good as well as the valuable goods are going to be increase। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। अब देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। It is referred to change in the quantity demand of a one commodity due to the change in the price of a other commodity। जैसे कि क्रॉस इलास्टिसिटी, अब हम कहते हैं ना कि इतना सस्ता तो हम ये वाला क्यों ले। अगर यही चीज एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा आपने, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, कम पैसों में अच्छी धुलाई, तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले, ऐसा करके एक एडवर्टीजमेंट आता था। तो ये होता था क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी एक ही चीज, जैसा लेस भी 5 रुपीज में है, बालाजी भी 5 रुपीज में है, लेकिन आपको अगर पेट भरना हो तो आप बालाजी के वेफर्स ले लोगे। अगर आपको लेस खाना है तो मतलब आप शाइनिंग मारने हो या ऐसे जाना हो तो पापा मैं ऑयली फूड नहीं खाती या सोच समझ के कोई चिप्स वगैरह खाती हूँ, बेक आइटम खाती हूँ, तो मैं क्या लूंगी, लेस लूंगी। तो इट इज कॉल्ड अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी किसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। यानी एक प्रोडक्ट जो सेम रेट में, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट है जो हम लोगों को सेम चीज में मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे जिसका हमको अच्छा लगेगा हम बोलेंगे। तो ये सिंबॉलिक शो करता है क्वांटिटी ऑफ, यानी हम लोग देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी ए के लिए हम लोग दे देते हैं डिमांड ए। एक एग्जांपल्स बनाए जाते हैं, प्राइस ऑफ अ बी, क्वांटिटी ऑफ अ ए, तो इलास्टिसिटी ऑफ अ क्रॉस इलास्टिसिटी, तो उसके लिए दे दिया ई सी। ठीक है, तो क्वांटिटी परसेंटेज में देखेंगे, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो प्राइस के साथ हम क्वांटिटी को देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो हम उसको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का। इज दिस क्लियर? Price elasticity. According to the prophet Alfred Marshall, price elasticity of demand is a ratio of a proportion change in the quantity demand of a commodity to give the proportion change in the price। तो यानी अगर प्राइस के अंदर चेंज होता है तो भी हमारी डिमांड में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो पहले हमने देखा कि हमारे इनकम से आने वाले चेंजेस, डिमांड पर होने वाले इफेक्ट, फिर हमने देखा क्रॉस, यानी हमको सेम प्राइस में, सेम क्वांटिटी में, सेम कोई और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो हम वो प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। प्राइस, प्राइस यानी हमारे, यानी अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर देखे थे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड विच डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे देखो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा अगर नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज होती है जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है। नेगेटिव इफेक्ट कब करेगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड डिमांडेड डिक्रीज विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी हमारे पास खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है, अब मैं सोचूंगी मुझे थार गाड़ी खरीदना है तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरी सैलरी उतनी नहीं है, आई कैन नॉट बी प्रीफर दैट थिंग, तो इट विल बी द नेगेटिव इम्पैक्ट। मैं वो चीज की डिमांड कर रही हूँ जिस चीज के लिए मेरे पास वैल्यूएबल इनकम नहीं है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेसेसिटी ऑफ अ गुड विच डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो हमारी प्रोडक्ट की चॉइस में भी डिफरेंट आ जाएगा। आज मैं जो है नॉर्मल गॉगल लगा रही हूँ डीमार्ट में से लेकर, कल को मैं गुच्ची का लगाऊंगी, रिबन का लगाऊंगी, तो इट इज कॉल्ड व्हाट,
कि जैसे जो मैं खरीद रही हूँ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेघा को नहीं समझा, क्या नहीं समझा मेघा, प्लीज लेट मी नो। Yes, Megha, can you please define me which line you don't understand? इंफीरियर, देखो इंफीरियर गुड यानी जो रेगुलर हम यूज करते हैं वो वाले इंफीरियर गुड्स में आ जाता है। नेगेटिव इनकम देखो यहाँ पर, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड विच डिमांड डिक्रीज, जिसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज द इनकम, यानी रेगुलर में होने वाले जो गुड्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। इज दिस क्लियर? आपको पता होना चाहिए धनात्मक आय लोचक सामान्य सामान जिसके लिए आय में वृद्धि के साथ मांग बढ़ती है। ऋणात्मक आय लोच निर्मल या माल जिसके लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ मांग घट जाती है। शून्य आय लोचक आवश्यक सामान जिसके लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ मांग स्थितित रहती है। नाउ इट इज क्लियर? ओके, चलो लेट वी गो अहेड। यहाँ पर आ जाता है टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आ जाता है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, यानी जैसे व्हेन अ स्लाइड of zero changes in the price bring about the infinite changes in the quantity demanded of a commodity, it will called a perfect elasticity. It only theoretical concept. For example, 10% price may be fall may lead a inferior rise in the demand. जैसे जैसे अगर हम देखो इफेक्ट कब करता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, हमको डिमांड को इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है या इतनी ज़्यादा भी कम नहीं करना है कि लोग हमारा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे। तो हम इनफाइनाइट रिलेशन रखेंगे। लाइक अगर हम 19-20 प्राइस रखते हैं, जैसा कि रेगुलर यूज़ में आने वाले टोमेटो, ऑनियन कभी 30 रुपए केजी होता है, तो कभी 40 रुपए केजी होता है, कभी 50 होता है, तो कभी 60 होता है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज़ कॉल्ड अ व्हाट, छोटा-मोटा गैप आने की वजह से भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करना, डिमांड यूटिलाइज एग्जैक्टली होती है। ठीक है? कीमत के प्रकार, मांग की लचक, पूर्णतः लचकदार मांग, जब कीमत में मामूली या शून्य परिवर्तन से उस वस्तु की मांग की मात्रा में अंतर परिवर्तन होता है तो इसे पूर्णतः लचकदार मांग कहा जाता है। ये केवल एक सैद्धांतिक अवधारण है। उदाहरण के लिए कीमत में 10%। वी विल वेट 2 मिनट फॉर द अजान।
So let me go. नाउ कीमत के प्रकार, अभी हमने देखा इक्वली होना। देखो उसका फिगर ऐसा आएगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी, जैसे कि प्राइस, प्राइस है जैसे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, यानी प्राइस जो है एकदम कांस्टेंट जा रहा है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा। लिटिल बिट अगर आया 19-20 तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको क्वांटिटी लेनी है, हम उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे। Now, perfect inelasticity of demand. When a percentage change in the price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called a perfect inelasticity of demand. Example, 20% fall in the price will have no effect on the quantity demand. यानी पहले तो हमने प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं किया था, 19-20 सोचा था करेंगे, अगर वहां सोच भी रहे या 19-20 फर्क पड़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ हमने 20% प्राइस कम कर दिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर हमने क्या किया था, 0%। ओके, यहाँ पर हमने कीमत में कोई भी चेंज नहीं किया था, यहाँ पर हमने वैल्यूज में, प्राइस में नो चेंजेस, नो चेंजेस किया था। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस में 20% की गिरावट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वांटिटी लोग खरीदे जा रहे, लिए जा रहे। लाइक अगर हमें अनियन खरीदना है, प्याज खरीदना है, आज प्राइस आसमान छू गया था, यहाँ पे प्राइस गिर गई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, प्राइस गिर गई है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो रेगुलरली आप कंज्यूम नहीं कर सकते, लाइक सब्जी जो होती है ना, मार्केट में जो वेजिटेबल मिलता है, क्या आप उसको जो रेगुलर लेते हो, भिंडी की सब्जी, पालक की सब्जी, तो क्या उसको आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो? अगर वो आपको 20 रुपए, जैसे कोथिंबीर लेते हैं ना हम लोग डालने के लिए, खाने में डालने के लिए, कोरिएंडर लीव्स जिसे हम कहते हैं, तो वो अगर हम लेते हैं तो वो 30 रुपए का बंडल मिलता है, लेकिन अगर 10 रुपए का भी मिलता है तो हम एक ही बंडल लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे 10-12 ऐसा उठा लेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अगले दिन तक वो खराब हो जाएगी, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए उसकी क्वांटिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड। पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का किसी वस्तु की मांग में मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे पूर्ण बलोचदार मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए कीमत में 20% की गिरावट का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे व्यवहार में ऐसी स्थिति में कम होती है, उदाहरण के लिए नमक दूध की मांग। इज दिस क्लियर? परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, यहाँ पे सेम जा रहा है, जैसा प्राइस एक हुई, प्राइस देखो पहले प्राइस एक थी, फिर प्राइस कम हो गई और प्राइस कम हो गई, तो भी क्वांटिटी क्या रही, वैसी 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 डिफाइंड रही, नॉट एन चेंजेस इन द क्वांटिटी। नाउ व्हेन द प्राइस राइज फ्रॉम द और व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम द ओपी, डिमांड रिमेन अनचेंज। सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमको जितनी क्वांटिटी चाहिए हम उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे। फिर आ जाता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्लीज लेट मी नो। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड मतलब प्राइस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होना, पैसों में कोई चेंजेस नहीं होना। जब पैसे में कोई चेंजेस नहीं होगा तो क्वांटिटी में क्यों चेंजेस आएगा? जैसी जो कीमत है उतने में ही है। अगर मुझे जो चीज खरीदनी है तो वो चीज जितना प्राइस है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो मुझे जितना क्वांटिटी खरीदना है मैं उतना ही खरीदूंगी। ओके, अगर मैं प्राइस में थोड़ी गिरावट लेकर आती हूँ, उसके बाद भी कोई चीजों पे इफेक्ट नहीं करना, उसे हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड। Now it is clear, Abhishek. Please let me know. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, when the percentage change in the price lead to the proportionate change in the quantity demand is said to be a unitary elastic. For example, 50% fall in the price of a commodity lead 50% rise in the quantity demand. जैसा अभी हम बोलते हैं ना, मिंत्रा पे सेल लग गया, अमेजोन पे सेल लग गया, मेगा सेल, 50% की छूट, तो हम एक क्वांटिटी की जगह पे कितना खरीदेंगे, 10 क्वांटिटी खरीद लेंगे, 4 क्वांटिटी खरीद लेंगे, 5 क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो इट इज कॉल्ड अ व्हाट, क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस गिरने से क्वांटिटी में बढ़ाव आना, इट इज कॉल्ड अ यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड।
ऐसा हो जाएगा, उसका ग्राफ को कुछ ऐसे दिखेगा। नाउ व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम, यहाँ पे ये देख लिया। नाउ रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड मोर देन द प्रोपोर्शन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, द डिमांड इज सेड टू बी अ रिलेटिव इलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन द प्राइस लीड 100% लाइज द क्वांटिटी। देखो 50% क्वांटिटी का प्राइस गिरने से, अभी अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे खरीदना है मेकअप बॉक्स, अगर 50% की छूट मिली तो क्वांटिटी भी डिमांड कितनी हुई, एक की जगह 50% पर ही आके रुक गई। ओके, लेकिन अगर मैंने 50% कीमत को कम कर दिया और लोग जो है उसकी डबल आने लग गए मेरे पास, तब उसे हम कहेंगे 100% क्वांटिटी राइज होना, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। और अगर 50% की छूट दी और 50% ही लोग हमारे पास खरीदने के लिए आए, तो वो होगा यूनिटरी, यूनिट बना के चले। अब अगर 50% की छूट दे दी और लोग हमारे पास उससे डबल आ गए, जितने लोग कल आते थे उससे डबल लोग आ गए, तो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। उसका चार्ट ऐसे हमको दिखाई देगा। अब relatively inelasticity of demand, when the percentage change in the price lead less than the proportion change in the quantity demand, demand is said to be relatively elasticity. When example 50% fall in the price, 25% lies the quantity. यानी पहले यूनिटरी में क्या हुआ था, 50% कम करे तो 50% लोग आ गए, तो उसे हम कहेंगे यूनिटरी। अगर मैंने 50% कम करी और 100% लोग आ गए, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव इलास्टिसिटी। अगर मैंने 50% वैल्यू कम कर दी और सिर्फ 25 लोग में बढ़ावा आया, तो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव इनइलास्टिसिटी डिमांड। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक समझ में आया सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। Total expenditure method. This method was developed by the Professor Marshall. In this method, total amount of expenditure before and after the price change in the compare. So here total expenditure refer to the product price of the quantity demand, total expenditure price into quantity demand in the connection. Marshall has given the follow position. कुल व्यवहार विधि, इस विधि का विकास प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस विधि में मूल्य परिवर्तन से पहले और बाद में कुल व्यय की तुलना की जाती है। यहाँ कुल व्यय मूल्य और मात्रा की मांग के उत्पाद का संदर्भित करता है। कुल व्यय कीमत इंटू मांग की मात्रा, इस संबंध में मार्शल ने निम्नलिखित प्रस्ताव दिया है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जब हम खरीद, यानी अगर हम बेच रहे हैं तो बेचने के पहले और बेचने के बाद होने वाले एक्सपेंसेस को हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यानी हम उसकी वैल्यू को भी चार्ज लगाएंगे। जैसे अगर हमें फ्रूट का ठेला लगाना है, तो ठेला लगाने के लिए हमने ठेले वाले से, मतलब आजू बाजू से लोगों से हेल्प ली और उनको 20-50 रुपए दे दिया ठेला उठा के रखने का। ओके, तो वो पहले का एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसके बाद जब सबने चीजें खा ली, तो वो ठेला उठाकर फेंकने का भी था, मतलब कचरा वगैरह वहां का, तो उसके लिए भी मैंने 20 रुपए दिया। तो 20 रुपए पहले लग गया, 20 रुपए बाद में लग गया। खरीद मतलब बेचने के पहले का खर्चा और बेचने के बाद का खर्चा। अगर बेचने पर कोई चीजों पे खर्चा आ रहा है, इट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। Relative elasticity demand मतलब when with the given changes in the price of a commodity total outlet increase, elasticity of a demand it is greater than the one. Like कैसा हो रहा है, relative elasticity of demand when the given changes in the price of a commodity total outlet increase, यानी जैसे जैसे हमने जो प्राइस खरीद सोचा था कि हम इतना कम करेंगे और उस पे सच में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तो उसे हम रिलेटिव इलास्टिसिटी कर लेते हैं। यूनिटरी भी मैंने अभी आपको बता दिया, रिलेटिव इनइलास्टिसिटी भी बता दिया, उसी को दोबारा से रिपीट करने के लिए मैंने रखा था। नाउ इट इज क्लियर। आज आपको मैंने सिर्फ डिमांड के बारे में पढ़ाया है। कल हम लोग लेंगे सप्लाई के बारे में, सप्लाई के बाद फिर हम आ जाएंगे मोनोपोली के बारे में। तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा, इजी भी लगेगा और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा। और ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी, तो आप इसका हिंदी में, अपने हिंदी में, नॉर्मल हिंदी में अगर उसका मीनिंग लिख के रख लो तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है डियर, तो बस आज के लिए मैं यहीं पे कवर अप करूंगी,
क्योंकि मैं ज़्यादा आपको बर्डन नहीं दूँगी, बहुत स्मूथली जाना है। और नेक्स्ट कल हम लोग डिमांड के साथ सप्लाई, और उसके बाद सप्लाई के बाद हम लोग मोनोपोली, फिर यूटिलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्संट्रेट करेंगे। ओके? एज़ पर द सिलेबस जो है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, मैं आज भेज देती हूँ डियर, मैंने कल नहीं भेजा था। बाकी आपकी यूनिट 6 की पूरी भेज दी है, यूनिट 1 की हो गई है, यूनिट 2 में 2 पीडीएफ डालना बाकी था, वो डाल देती हूँ और अभी आज की भेज देती हूँ। ओके डियर? जया? चलो ठीक है एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।